जहाँ पे पत्रकार सुरक्षित ना हो, जिस देश में पत्रकार सुरक्षित ना हो, तो वहाँ आप समझ लीजिए उस देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मोनोपोली चल रही है, उस जगह पत्रकारिता खतरे में है। तो ये देश के लिए खतरे की घंटी है कि साहब योगी आदित्यनाथ जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है तो जो 5 किसानों को मारने वाला गुंडा और वो हत्यारा, वो साहब रिहा हो रखा है। आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आप जो पत्रकारिता के जो उन्होंने शपथ ली थी, जब पत्रकारिता की थी कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे और सरकार की जो कमियां हैं उनको बखूबी दिखाएंगे, तो वो लोग अब इस समय सरकार के लिए आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। और वो लोग जब इस तरीके की खबरों को दिखाते हैं तो सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से पत्रकारों को प्रोटेस्ट करने पड़े। और ये कोई पहली घटना नहीं है। 2014 से जब से सत्ता में आई है बीजेपी की सरकार, तब से जिस पत्रकार ने इनका विरोध किया है उस पत्रकार की जेल की सलाखों में डलवा दिया गया। हाँ, हाल ही के दिनों में जो है इंग्लिश का पेपर यूपी बोर्ड का 12वीं के छात्रों का जो है पेपर लीक हो जाता है और जो पत्रकार है जिसने इस पूरे खुलासे को सबके सामने रखा, जिसकी वजह से पूरा मामला हाईलाइट हुआ, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में जो है काफ़ी सारे पत्रकार विरोध कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एक स्कूलों को जो है गोद ले लिया जाए, और दूसरी तरफ ये सब चर्चा चल रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर मौजूद हैं अरुणेश यादव जी। क्या चल रहा है ये सब? पत्रकार कुछ और दिखाना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कुछ और चीज़ की नींव रख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और चल क्या रहा है ये सब चीज़ें? देखो साहब, आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी के जो दांत होते हैं, हाँ, दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री जी स्कूल ले जाने पे चर्चा करते हैं, लेकिन जो इनकी मंशा है वो मंशा आप समझिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से इन्होंने दिन पे दिन शिक्षा को कमज़ोर किया है। शिक्षा प्रणाली, जो नई शिक्षा प्रणाली इस साल लागू हुई है, उस शिक्षा पद्धति से शिक्षा और कमज़ोर हो जाएगी। 2014 से हम बात करें तो 2014 से पहले हमारे देश के जो संस्थान थे वो टॉप 100 में, जो वर्ल्ड के संस्थान होते हैं उनमें आ जाया करते थे। इस समय टॉप 500 में भी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि शिक्षा मंत्री बनाया गया था स्मृति ईरानी जी को, जिनकी डिग्री खुद संदेह के घेरे में है। तो धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा को कमज़ोर किया। जो शिक्षा में जो मेन लोग होते हैं, कमज़ोर लोगों को बैठाया जिससे कि शिक्षा कमज़ोर हो। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें, पिछले 2 साल से कोविड के दौरान इन्होंने एक भी क्लास नहीं लगी, ठीक है, एक भी क्लास नहीं लगी। 2 साल का गैप बहुत बड़ा होता है उत्तर प्रदेश के साथ। पूरे देश में गधे और घोड़ों को एक ही पैमाने पर रखा गया, सबको 90%, 100%, जिसको जितने नंबर देने थे दिए गए। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई। तो अब इस पे काम करने में सरकार लाचार है, विवश है, नहीं कर सकती, इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, और देना भी चाहे तो नहीं देगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लिए और गरीब के लिए काम नहीं कर रही। सरकार सिर्फ अमीर के लिए काम कर रही है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अमीर के लिए काम करने में इन्होंने गोदी मीडिया को तो मैनेज कर लिया, बड़े बड़े विज्ञापन दे के, लेकिन कुछ छोटे छोटे युवा पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, दिग्विजय बाबू जैसे पत्रकार हैं, जिनका जमीर अभी बचा हुआ है, जिनका जमीर सत्ता के हाथों गिरवी नहीं रखा गया है। जो पत्रकारिता के जो उन्होंने शपथ ली थी, जब पत्रकारिता की थी कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे और सरकार की जो कमियां हैं उनको बखूबी दिखाएंगे, तो वो लोग अब इस समय सरकार के लिए आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। और वो लोग जब इस तरीके की खबरों को दिखाते हैं तो सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से पत्रकारों को प्रोटेस्ट करने पड़े। और ये कोई पहली घटना नहीं है। 2014 से जब से सत्ता में आई है बीजेपी की सरकार, तब से जिस पत्रकार ने इनका विरोध किया है उस पत्रकार की जेल की सलाखों में डलवा दिया गया। गौरी लंकेश से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। और ऐसे तमाम पत्रकार हैं, हजारों पत्रकार हैं जो जेल की सलाखों के बीच में है। और ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। हमारे देश की तरह जहाँ जहाँ भी
स्थितियां हैं इस तरीके की, जहां जहां भी मोनोपोली चल रही है उस जगह पत्रकारिता खतरे में है। तो ये देश के लिए खतरे की घंटी है। जहां पे पत्रकार सुरक्षित ना हो, जिस देश में पत्रकार सुरक्षित ना हो, तो वहां आप समझ लीजिए उस देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं चिंता करने की बात है। आज पत्रकार का भविष्य खतरे में, आज पत्रकार की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि एक आम आदमी की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। तो इस पे हमें सोचना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, सवाल तो ये भी कर रहे हैं लोग बाग कि कार्रवाई जो है उस पत्रकार पे बनता है या फिर जिसने पेपर लीक कराया उस पे बनता है? देखो साहब, जिसने पेपर लीक कराया उस पे तो ये कार्रवाई करेंगे नहीं, क्योंकि पेपर कोई पहली बार तो लीक हुआ नहीं है। इससे पहले टेट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले और भी तमाम यूपीएससी के भी पेपर लीक हो चुके हैं। इससे पहले जो प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उसके भी पेपर लीक हो चुके हैं, उसकी कॉपियाँ भी जलाई गई थी। अगर आपको ध्यान हो, 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कॉपियों में बड़ा घालमेल था। 80 नंबर वाले के बढ़ा के 150 नंबर किए गए थे, 150 वाले के घटा के 100 नंबर किए गए थे। वो कॉपियाँ भी जलाई गई थी, प्रश्न पत्र भी जलाए गए थे। तो इनकी जो काल गुजारियाँ हैं उसमें खुद शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं। खुद योगी जी के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों होगी? उनको तो बाहर भगा दिया जाता। एक बात बताओ, वो डीएम एसएसपी है, वो डीएम एसएसपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? कहीं भी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कितनी शर्म की बात है कि एसएसपी तड़ी पार है, एसएसपी का पता नहीं है कि कहाँ है। और आप किस सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं और आप क्या सुशासन की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है तो जो 5 किसानों को मारने वाला गुंडा और वो हत्यारा, वो साहब रिहा हो रखा है। आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा हम उसकी आवाज़ को दबाएंगे? सच कबूलिए। जब आप गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम को कबूलिए, सच का सामना करना सीखिए। प्रोफेसर साहब, अब आप ही से एक रिलेटेड सवाल है कि क्योंकि आप प्रोफेसर हैं तो काफ़ी बच्चों के स्टूडेंटों के आपके पास फ़ोन भी आते होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तमाम चीज़ें चलती हैं मन में। सवाल ये है कि आपकी नज़रों से आपका क्या गणित कह रहा है कि शिक्षा का स्तर क्या लग रहा है कि पिछले 5-10 सालों में बढ़ा है, घटा है, क्या? देखिए, पिछले 8 साल में शिक्षा अपने न्यूनतम स्तर पे है और इससे नीचे ही जाएगी। जब शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो जाहिर सी बात है रोजगार भी जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और रोजगार की तरफ सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। योगी जी दे रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। योगी जी खुद बताएं, उन्होंने 70 लाख रोजगार का वादा पिछली बार किया था 2017 में, फिर से कह रहे हैं और उसमें से सिर्फ 12 लाख रोजगार वो दे पाए, और 12 लाख में भी बाद में बता रहे हैं कि भाई हम 4.5 ही दे पाए। ऑन पेपर वो 4.5 लाख रोजगार दे पाए हैं, और उन 4.5 लाख रोजगारों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी भी अटका हुआ है। यानी कि वो ढंग से 4 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए 70 लाख में से। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है या केंद्र की जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार का वादा कर रही थी, 16 करोड़ रोजगार इनको देने चाहिए थे। देना तो छोड़ दीजिए, आरटीआई के जरिए भी खुलासा हुआ है तकरीबन 9 करोड़ लोग पिछले 6 साल में बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी दर दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। प्रोफेसर साहब, ये तो लोग बाग ये भी कह रहे हैं, आजकल ट्रेंड चला रहे हैं कि हमारे देश से ज़्यादा महंगाई तो अन्य देशों में है, तो कम से कम मोदी जी ने भाई कहाँ महंगाई है? आप किस देश से कंपेयर कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 23 रुपये है प्रतिदिन की, और आज की तारीख में 125 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे देश के ऊपर। और अगर उसको कैलकुलेट करें हम एक आदमी के हिसाब से, तो आपके ऊपर भी 32,000 रुपये का कर्जा है और मेरे ऊपर भी 32,000 रुपये का कर्जा है। क्या एक गरीब आदमी 32,000 रुपये का कर्जा चुका सकता है? 125 लाख करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है। और ये कर्जा कैसे आया, इस पे सवाल होना चाहिए, इस पे सरकार को बात करनी चाहिए। लगभग 5,000 से ज़्यादा बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेके भाग चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 450 उद्योगपतियों का जो आंकड़ा है वो सरकार ने निकाला है। अभी भी 4,500 से ज़्यादा जो उद्योगपति हैं जो लाखों करोड़ रुपया बैंकों का लिए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर सरकार
सरकार कोई सवाल नहीं कर रही है। सरकार और व्यापारी दोनों मिले हुए हैं और दोनों लोग मिलके लूट खसोट कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये तो प्रभु श्री राम के नाम पे लूटने का काम कर रहे हैं, प्रभु श्री राम को ठगने का काम कर रहे हैं और भगवान के नाम पर ये देश की जनता को के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने क्योंकि महंगाई का जिक्र कर दिया, हालांकि बातचीत हम किस शॉर्ट टॉपिक पे कर रहे थे, तो महंगाई, अच्छा आपकी नज़रों में और आपकी निगाहों में क्या चल रहा है? महंगाई का असली कारण क्या हो सकता है? काला बाजारी, जमाखोरी, सरकार के साथ इनकी जो मिली भगत है व्यापारियों की, और जो सरकार है, मुख्य रूप से हम कहते हैं सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां गलत है। सरकार को नीतियां बदलनी पड़ेंगी। सरकार को डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स कम करना पड़ेगा। पिछली सरकारें डायरेक्ट टैक्स 60 से 65% लेती थी और इनडायरेक्ट टैक्स 30 से 35% लेती थी, जबकि इस सरकार ने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। इस वजह से महंगाई बढ़ी हुई है, तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि सरकार ये ध्यान नहीं देगी। सरकार इस समय मध्यम वर्ग को ख़त्म करना चाह रही है। सरकार चाह रही है कि इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग रहें, एक जो शासन करें जिसे हम शासक कहेंगे, और दूसरे वो जिनका शोषण हो, जो मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास को ये ख़त्म कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।